कभी सोचा है कि ये जो पहाड़ हैं, ये इतने ऊंचे क्यों होते हैं? या नदियाँ वो हमेशा एक ही रास्ते पर क्यों बहती हैं? असल में ना, हर लैंडस्केप की, हर भूदृश्य की अपनी एक कहानी होती है। आज हम धरती की इसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि हम इस भाषा को सीखें तो सीखें कैसे? कैसे पता चले कि एक पठार सिर्फ एक ऊंचा मैदान क्यों नहीं है, या एक ज्वारन नदमुख हमारे पर्यावरण के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। इस सफर में हमारी गाइड होगी ये किताब, भारत भौतिक पर्यावरण पाठ्य पुस्तक। ये समझिए कि ये हमारी डिक्शनरी की तरह काम करेगी, जो हमें भूगोल के इन मुश्किल शब्दों को समझने में मदद करेगी। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम एक सफर पर निकल रहे हैं। शुरू करेंगे भारत की ऊंची ऊंची चोटियों से, फिर नदियों के साथ साथ बहते हुए मैदानों तक पहुंचेंगे और आखिर में उस कमाल की जगह पर जाएंगे जहां जमीन और समंदर मिलते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, ये शानदार ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सिर्फ चट्टानों और मिट्टी के ढेर नहीं है, ये हमारी जीवन देने वाली नदियों का घर है और कुदरत की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में से एक है। इन्हीं ऊंचाइयों पर मिलते हैं हिमनद, जिन्हें हम ग्लेशियर भी कहते हैं। इन्हें ना बस बर्फ की बहती हुई नदियां समझिए। इनकी रफ्तार बहुत ही धीमी होती है, लेकिन इनमें इतनी ताकत होती है कि ये पहाड़ों तक को तराश सकते हैं। हमारी गंगा और यमुना जैसी कई नदियों का स्रोत यही ग्लेशियर हैं। अब सोचिए जरा, इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़, इन्हें पार कैसे किया जाए? भाई यहीं काम आते हैं दर्रे। ये पहाड़ों के बीच के कुदरती रास्ते हैं। सदियों से ये सिर्फ रास्ते ही नहीं, बल्कि व्यापार और अलग अलग संस्कृतियों के मिलने के सेंटर भी रहे हैं। सिल्क रूट के कई हिस्से इन्हीं दर्रों से होकर गुजरते थे। पहाड़ों के बीच या उनके पास हमें पठार भी मिलते हैं। इसे एक ऊंची उठी हुई टेबल लैंड की तरह समझा जा सकता है। ये एक बड़ा समतल इलाका होता है जो आसपास की जमीन से काफी ऊंचा होता है। अच्छा, पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर अब हम नदियों के साथ साथ नीचे की तरफ बहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये नदियां कैसे पहाड़ों को काटकर मैदानों को जन्म देती है। देखिए, हर नदी का ना एक अपना अपवाहक क्षेत्र होता है, जिसे ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़े फनल की तरह है, जो एक बड़े इलाके का सारा पानी इकट्ठा करके एक मुख्य नदी में डाल देता है। नदी का काम सिर्फ बहना ही नहीं होता, वो एक आर्टिस्ट, एक मूर्तिकार की तरह जमीन को तराशती भी है। जब नदी बहती है तो वो अपने साथ मिट्टी और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े भी ले जाती है। इसी प्रोसेस को अपर्दन कहते हैं। ये कुदरत का एक धीमा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि नदी इस उपजाऊ मिट्टी का करती क्या है? वो इसे मैदानों में बिछा देती है, जिससे बनते हैं जलोढ़ मैदान। ये दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में गिने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारत की सबसे बड़ी आबादी इन्हीं मैदानों में बसी है। और अब हमारी नदी अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुकी है, समंदर के पास। ये एक जादुई जगह है, जहां मीठा पानी खारे पानी से मिलता है और जमीन और समंदर मिलकर कुछ अनोखे और खूबसूरत लैंडस्केप बनाते हैं। तो जमीन और समंदर जहां मिलते हैं ना, उस लाइन को कहते हैं तट या कोस्ट। ये जगह कभी शांत नहीं रहती। यहाँ लहरें लगातार जमीन से टकराती रहती हैं और उसे एक नया आकार देती हैं, जिससे खूबसूरत बीच और चट्टानें बनती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो अपना दक्षिणी भारत ही है। ये जमीन का एक बड़ा टुकड़ा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसी तरह की भौगोलिक बनावट को प्रायद्वीप कहते हैं। और आखिरकार वो जगह आ ही जाती है जहां हमारी नदी समंदर में मिलती है, और यही बनता है ज्वार नदमुख। ये एक अनोखी जगह है जहां नदी का मीठा पानी और समंदर का खारा पानी आपस में घुल मिल जाते हैं। ये जगह समुद्री जीवन के लिए एक नर्सरी की तरह काम करती है, और यहाँ मैंग्रोव जैसे बहुत जरूरी जंगल पाए जाते हैं। हमने देखा कि ज्वारन नदमुख जैसे इकोसिस्टम कितने जरूरी और नाजुक हैं, लेकिन इन पर खतरा भी मंडरा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन अनमोल प्राकृतिक खजानों को बचाएं तो कैसे? चलिए देखते हैं। तो इन इकोसिस्टम को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है बायोस्फीयर रिजर्व बनाना। इसे समझिए प्रकृति के लिए एक सेफ हाउस।
यहाँ सिर्फ किसी एक जानवर या पौधे को नहीं, बल्कि पूरे जंगल, नदी और उसमें रहने वाले इंसानों और उनकी संस्कृति को भी बचाने की कोशिश की जाती है। तो इसके ना 3 मेन मकसद होते हैं। पहला, प्रकृति की विविधता को बचाना। दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना ताकि हम पर्यावरण को और बेहतर समझ सकें। और तीसरा, लोगों को इसके बारे में शिक्षित और जागरूक करना। एक और तरीका है आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाना। ये ऐसे जंगल होते हैं जिन्हें एक तरह से नो डिस्टर्बेंस जोन बना दिया जाता है। यहाँ पेड़ों को काटना या शिकार करना जैसी सभी इंसानी गतिविधियों पर सख्त पाबंदी होती है, ताकि जंगल अपने नेचुरल तरीके से फल फूल सकें। तो आज हमने जितने भी ये शब्द सीखे हैं ना, ये सिर्फ भूगोल की किताब के शब्द नहीं है। ये उस बड़ी और खूबसूरत कहानी के पन्ने हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमारी धरती पर सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। पहाड़ नदियों से, नदियां मैदानों से और मैदान समंदर से। अब 1 मिनट रुककर सोचते हैं कि हमारे अपने शहर या गांव की पहचान किस भौगोलिक चीज से है। क्या कोई नदी है जिसके किनारे वो शहर बसा है, या कोई पहाड़ है जो उस क्षेत्र की रक्षा करता है? उसकी कहानी क्या है? अगली बार जब उसे देखें तो उसकी भाषा को पढ़ने की कोशिश जरूर करके देखिएगा।